लेकिन यहाँ आबाद होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तेरी राय पर अमल करने के लिए तैयार हैं आयशौले, लेकिन क्या तू यहाँ हमारे साथ रहेगा? पोगास ने पूछा। हाँ, उस वक्त तक जब तक तुम इत्मीनान से जिंदगी की राह पर न चल पड़ो, तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलात दूर न हो जाए, या फिर हालात कोई ऐसा रुख ना इख्तियार कर लें जो हमारे लिए दूसरा रास्ता मुतय्यन करे। हमें ये रात दे आशोले, हम अपनी औरतों से गुफ्तगू कर लें। मैं तुम्हें यह रात दे चुका हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मेरे इशारे पर वो सब मुंतशिर हो गए। लेकिन मेरे लिए एक सोच बाकी थी, और वो ये थी कि इस अनोखी इफरीत का तसव्वुर। मेरा तजज़िया भी यही कहता था कि यह हसीन खित्ता बिलावजह वीरान नहीं है। कोई ऐसी शय यहाँ जरूर मौजूद है जिसकी वजह से जानवरों ने भी जंगल छोड़ दिया है, लेकिन मुमकिन है इनके लिए ये शहर नाकाबिल तस्खीर हो, लेकिन मेरी मौजूदगी उन्हें इससे निजात दिला सकती थी। तरद्दुद सिर्फ इस बात का था कि अगर कोई ऐसी शय यहाँ मौजूद है तो इन लोगों में से किसी को नुकसान न पहुंचाते। बहरहाल इसका फैसला वक्त करेगा। अगर जहाज के लोग यहाँ कयाम न करना चाहें तो मैं इन्हें मजबूर नहीं करूंगा और खुशी से जहाज इनके हवाले करके इन्हें जाने की इजाजत दे दूंगा। रहा मेरा सवाल, तो मैं तो इसके बारे में जाने बगैर यहाँ से जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जहाज के लोग आपस में सलाह मशवरे में मसरूफ रहे और सूरज सफर तय करता रहा। रात के खाने के बाद हस्बे मामूल जहाज पर पहरे का इंतजाम कर दिया गया, जिसके बारे में पोगास ने मुझसे एक सवाल किया और मैं खुद चाहता था कि वो लोग जान लें, और मैंने उसे लाइल्म नहीं रखा। पोगास ने मुझसे पूछा, पहरे के बाकायदा इंतजाम से मालूम होता है शौले कि तू अभी तक इस इलाके से ज्यादा मुतमईन नहीं है? तेरा ख्याल दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। तो यहाँ क्या खतरा महसूस करता है? क्या यहाँ आबादी मौजूद है? मेरे ख्याल से दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं है। क्या इंसान यहाँ तक पहुंच सकेंगे? मुमकिन है ऐसा ही हो, या मुमकिन है वो यहाँ जिंदगी ना गुजार सके हो। मैंने जवाब दिया, क्या यहाँ खतरनाक जानवर मौजूद हैं? बज़ाहिर नहीं। वैसे मेरा ख्याल ये भी है कि यहाँ जानवर मौजूद नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, पोगास ने कहा, लेकिन मैंने यहाँ शेर की लाश देखी थी। ओह, जिसका मतलब है कि जानवर यहाँ मौजूद थे, या मुमकिन है मौजूद हों और इस इलाके से खौफजदा होकर कहीं दूर जा बसे हों। खौफ की वजह? पोगास ने पूछा। शेर की लाश जाहिर करती थी कि इसे किसी बेपनाह ताकतवर जानवर ने शिकार किया है। इस जानवर ने इसकी हड्डियां चबा डाली हैं, और ऐसा जानवर मामूली ना होगा। ओह, गोया यहाँ इसका वजूद है। हाँ, जानवरों के ना होने के सबब वो वजूद भी हो सकता है, लेकिन ऐसी क्या शय हो सकती है? मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ। तब तो हमें भी इससे खतरा दरपेश हो सकता है, पोगास ने मुतासर लहजे में कहा। यकीनी अमर है पोगास, कल रवानगी से कबल मैं इस बारे में तुमसे जरूर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मैं हर हालत में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अगर तुम में से कोई भी शख्स किसी परेशानी का शिकार हो गया तो मुझे शदीद दुख होगा। मेरी एक राय है। वो क्या है शौले? जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ किसी ऐसे अफरीत की वजूदगी का इम्कान है जो हमारे फहम से बाहर है। मुमकिन है इससे हमें नुकसान भी पहुंचाए। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अव्वल तो ये कि इस सरजमीन को पसंद करके यहाँ आबाद हो जाओ और यहाँ पेश आने वाले हर खतरे से निमटने के लिए खुद को तैयार रखो। दूसरा रास्ता यह है कि यहाँ से आगे ले जाओ और किस्मत के सहारे आइंदा अमल का रास्ता तलाश करो। मुझे इन दोनों बातों में से किसी पर एतराज न होगा। तो हमारे लिए क्या बेहतर समझता है शौले? पोगास ने पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूं, अगर तुम यहाँ जिंदगी गुजारना पसंद कर लो तो ये मेरी पसंदीदा बात होगी। दूसरी सूरत में मैं तुम्हें इस जमीन पर अलविदा कह दूंगा, क्योंकि मेरी सरिश्त में शामिल है कि किसी जुस्तजू को अधूरा ना छोड़ूं। ओह, तो क्या तू, अगर हम यहाँ से जाने का फैसला कर लें तो क्या तू हमारे साथ न होगा? नहीं, क्योंकि यह जमीन मुझे पसंद आई है और इस इफरीत को तलाश किए बगैर मैं यहाँ से न जा सकूंगा। फिर हमारे जाने का क्या सवाल पैदा होता है? पोगास ने मजबूत लहजे में कहा। नहीं पोगास, ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है और हम सिर्फ तेरी कुर्बत चाहते हैं। दूसरों से मशवरा कर लो पोगास। तुम्हारी जिंदगियों को खतरात भी पेश आ सकते हैं। हमारी जिंदगी को सख्त खतरात लाहक थे, बल्कि हमारी जिंदगी ही कहाँ बाकी रही थी। वो तो तेरी रहीन मिन्नत है। अगर तू हमारे साथ होगा तो हम हर खतरे का मुकाबला करेंगे। फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि तुम दूसरों से मशवरा कर लो। मैं तेरी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, पोगास ने कहा, और फिर वो मेरे पास से चला गया। पोगास को इस खतरे से आगाह करने के बाद मुझे काफी इत्मीनान हो गया। अब सब लोग इससे आगाह होने के बाद फैसला करेंगे और सारी जिम्मेदारी मेरी ऊपर ही ना होगी। मैं इत्मीनान से अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दिया और यहाँ से हुस्न इश्क की कहानी फिर शुरू होती है। प्रोफेसर मिशराइया की बातों पर गौर करने लगा। क्या खूब प्रोग्राम बनाया था उस खूबसूरत लड़की ने। मेरे ऐश ही ऐश थे। मेरी जरूरत पूरी करने का उन्होंने खूब इंतजाम किया था, जिसे वो बज़ाहिर अपनी जरूरत महसूस करती थी। देखना यह है कि मेरी इस रात के साथी कौन है, और मेरे कान कदमों की आहट तलाश करने लगे। ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। कौन है? आ जाओ, मैंने पुकारा, लेकिन आने वाला आगे ना आया। तब मैं खुद ही आगे बढ़ा और उसके सामने पहुंच गया। उस रात के हसीन साथी को देखकर मैं चौंक पड़ा। वो अबानिया थी, पोगास की बहन अबानिया, पुरस्कार लड़की जिसने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की थी। अबानिया, मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा और फिर मैं उसका बाजू पकड़कर अंदर ले आया। अबानिया का जिस्म महक रहा था कंवारेपन से। उसके सीने में जीरो बम था। दुबली पतली सी ये लड़की जज्बात में डूबी हुई थी।
मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया और प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगा। अभी तक नाराज हो अबानिया? मैंने पूछा। मैं नाराज नहीं हुआ शौले, उसने आहिस्ता से कहा। फिर खामोश क्यों हूं? तो मुझसे नाराज नहीं है? नहीं अबानिया, मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। मैंने तेरी हैसियत का गलत इंतखाब किया था शौले, वो सिसकी लेकर बोली। मैंने तुझे खुद में से एक जाना था। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, तुझे शायद याद ना हो, तूने गौर भी ना किया हो। इस वक्त जब हम पिंजरों से निकाले जा रहे थे, सिसारा की खूनखार मुहाफिज का कोड़ा मेरी तरफ उठा, लेकिन तेरे हुक्म से रुक गया। हम इस वक्त जानवरों की हैसियत में थे आशौले, लेकिन इसके बावजूद मैं तेरी मेहरबानी नजरअंदाज न कर सकी। मैंने तुझे देखा और अनोखे इंसान मेरी तकलीफों में एक और तकलीफ का इजाफा हो गया। मेरे दिल ने तेरी मोहब्बत का ऐलान कर दिया था। मैंने इस तकलीफ को भी दूसरी तकलीफों में शामिल कर लिया। फिर तो हमारे मुहावजों की हैसियत से मेरे सामने आया। मैंने तुझे देखा, अचानक मुझे महसूस हुआ कि हमारी सरपरस्ती एक मेहरबान शख्स कर रहा है। फिर मेरे भाई ने तुझे कत्ल करने का फैसला किया। मुझे मालूम न था कि यह साजिश तेरे खिलाफ हो रही है। मैं तेरी तो बीमार थी आशोले, भोगास नाकाम रहा और तूने उस पर न सिर्फ मेहरबानी की बल्कि मेरी दवा भी करती। अगर वो दवा तेरी दी हुई ना होती तो आशोले तो मैं ठीक ना होती। इन तमाम बातों को तू सामने रखे तो मेरा कसूर भी कम हो जाएगा। हाँ, मैंने नादानी की कि तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार चाहा, मगर अब मुझे एहसास हो गया आशौले तू आसमान है। सुन आशौले, मैं इन औरतों में से इसलिए शामिल हुई थी, एक बार तुझे दिल का हाल कह दूं, मेरी खुशी पूरी होगी। तू मेरा देवता है, मैं तेरी पुजारन बनकर रहना चाहती हूँ। अगर मेरी बातें नागवार गुजरी हूं तो मुझे माफ कर दे। अगर मेरा वजूद तेरे लिए उलझन बन जाए तो मुझे जाने की इजाजत दे दे। मैंने एक बार फिर गौर से उस दुबली पतली लड़की को देखा। ये बेचारी मेरा साथ क्या दे सकती है, लेकिन रात की मोहब्बत इसे भी दे दूं तो क्या हर्ज है। वो उम्मीदें लेकर आई है। हाँ, ये मुमकिन था कि बाद की मुलाकातों में मैं उसे एक खास हैसियत बख्श दूं, इसलिए मैंने उसका दिल न तोड़ा और कहा तू अगर पसंद करे अबानिया तो ये रात मेरे साथ गुजार। मैं हाजिर हूँ आशौले, उसने कहा। बता मैं तेरी क्या खिदमत करूँ? क्या मेरा हसूल तेरी ख्वाहिश नहीं है आशौले, बशर्ते कि तेरी अजमत मजरू न हो। ये तेरी खुशी पर मुनहसर है अबानिया, मैं तुझे मजबूर न करूंगा, मैंने बददिली से कहा और वो मेरी शक्ल देखने लगी। फिर उसने मेरे चेहरे से न जाने क्या अंदाजा लगाया। वो आगे बढ़ी और मेरे सामने खड़ी होगी। मैं हाजिर हूँ आशौले, उसने कहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने इस वक्त इन तमाम तासुरात को नजरअंदाज कर देना ही मुनासिब समझा। ये लड़के पहले भी उलझन बनी हुई थी और इस वक्त भी उलझन साबित हुई थी। चुनाचे मैंने उस उलझन की तरफ से आंखें बंद कर ली। सुबह मैंने उसके चेहरे पर शगुफ्तगी ही देखी थी और इस दुबली पतली सी नाजुक अंदाम लड़की को देखकर प्रोफेसर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी ही हुई थी। औरत जिस्मानी तौर पर कैसी ही हो, बाहसियत औरत एक ताकतवर मकाम रखती है और अबानिया भी दूसरी औरतों की मानद ताकतवर थी। फिर वो चली गई और मैं आराम करता रहा। फिर रोशनी जब पूरी तरह ऊपर आई तो मैं बाहर निकल आया। जहाज के लोग पोगास की निगरानी में अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। मैंने भी चंद जरूरी बातों पर गौर किया था, मसलन जहाज पर मौजूद सामान, क्या इसे जहाज पर छोड़ दिया जाए या इसकी हिफाजत के लिए कुछ लोगों को छोड़ा जाए। लेकिन मेरे ख्याल इनमें से तमाम मर्दों और औरतों को उनकी रहाइश की जगह दिखा दी जाए ताकि बाद में किसी को यह एहसास न रहे कि इस पर फैसले मुसल्लत किए गए। बहरहाल जहाज को इसके हाल पर छोड़ने का फैसला किया गया। हाँ, इसे मजबूती से लंगर अंदाज करने के बारे में गौर कर लिया गया था। सूरज में खूब चमक आ गई थी जब जहाज के लोग कील कांटे से लैस होकर जहाज से उतरे। एक लंबी कितार थी, सामने आधे मुसल्लह मर्द थे, इनके दरमियान औरतें और बाकी आधे मर्द पुश पर थे और इन सब की रहनुमाई मैं कर रहा था। मैंने इसी तरफ लिए जा रहा था जो रास्ता कल मैंने दरियाफ्त किया था। दरख्त अब भी पुरसकून थे और इनमें कोई खास बात नहीं थी। हम खामोशी से फासला तय करते रहे। बिलाखिर दरख्तों के दरमियान का तवील सफर खत्म हो गया और जब हमने दरख्तों के दूसरी तरफ कदम रखा तो कोई न था जिसके मुंह से हैरत और ताज्जुब की आवाज न निकली हो। कौन था जिसकी आंखों में पसंदीदगी और फरहत के आसार न उभर आए हो? हैरत अंगेज, देवताओं की कसम हैरत अंगेज, पोगास ने कहा। ये यकीनन देवताओं की सरजमीन है, इसके बराबर खड़े हुए शख्स ने कहा। बिलाशुबा इस वीरान खित्ते में इस जगह का वजूद हैरत अंगेज है, तीसरे आदमी ने कहा। इस जमीन को देखकर आशौले कौन है जो यहां से जाने के बारे में सोचेगा? लेकिन इन सब की राय लेना जरूरी है, मुमकिन है कुछ हो जो हमसे मुत्तफिक ना हो। मैंने एतराज किया। हाँ, मैं सबसे मालूम करूंगा। क्या हम आगे बढ़े आशौले? आओ, मैंने कहा और सब्ज घास पर हम आगे बढ़ गए। प्रोफेसर हैरत अंगेज घास थी, मखमल की तरह नर्म और खुशगवार। सबकी अजीब कैफियत थी। वो इस खित्ते के हुस्न के शहर में गिरफ्तार थे और वारफ्तगी से आगे बढ़ रहे थे। छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान से गुजरते हुए हम खूबसूरत नदी के नजदीक पहुंच गए और नदी के शिफाफ पानी के नीचे चमकदार संगरेजों को देखकर औरतें दीवानी होगी। बहुत से लोग नदी के पानी को चखने लगे। तब ऐलान किया गया कि नदी का पानी इंतहाई शीरीं और खुशगवार है। इसके कुर्बो ज्वार की जमीन काबिल काश है, हम इस पर उम्दा फसलें उगा सकते हैं, पोगास ने कहा। मेरा ख्याल है कि कयाम के लिए यह मुनासिब तरीन जगह है। तुम पहाड़ी की दीवार देख रहे हो? अगर इस दीवार को पुष्ट पर करके इसके दामन में मकानात बना लिए जाएं तो ये महफूज तरीन जगह होगी। यकीनन नदी यहाँ से करीब है,
दरख्त यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और फिर समंदर भी करीब है। समंदर से हम मछलियां हासिल कर सकते हैं। पानी और ग़िज़ा दोनों चीजें मौजूद हैं। क्या ख्याल है मैं बाकायदा दूसरे लोगों से गुफ्तगू कर लूं? हाँ, इब्तिदा कर लो ताकि हम अपना काम शुरू कर दें। बेहतर, पोगास ने कहा और फिर वो एक पत्थर पर खड़ा हो गया और उसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सुनो जहाज के लोगों, सुनो, निजात दहिंदा की इजाजत से मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं तमाम मर्दों तमाम औरतों से मुखातिब हूँ। दोस्तों ये जगह कैसी है? बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, सब ने जवाब दिया। तो फिर सुनो मेरे साथियों, हम लोग मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दूसरे भाई भी थे, लेकिन सीसारा ने किसी के साथ अच्छा सलूक न किया। उनमें से सब मारे गए। बाकी जो हमारे कबीलों में थे हमारे बारे में सब्र कर चुके होंगे। कोई अब हमारी जिंदगी इनकी निगाह में ना होगी। अगर हम गौर करें तो सब ही सीसारा की कैद में जाकर मर चुके थे। हमारी कोई हकीकत न थी। हम गुलाम होते और हमारे आका जहां चाहते हमें रखते। यूं हम कभी अपनों से ना मिल सकते थे। क्या यह दुरुस्त है? यकीनन इस बार भी तमाम आवाजें उभरी। दोस्तों समंदर बेकरार है, इसमें आबादियों का कोई निशान नहीं है। वो तूफानों का मरकज है। कोई भी तूफान हमें समंदर नशीं कर सकता है। क्या यूं जिंदगी खो देना जायज है? हरगिज़ नहीं, जवाब मिला। हम आबादियों की तलाश में समंदर में सरगर्दार रह सकते हैं, लेकिन यूं मुमकिन है हम फिर किसी सीसारा की कैद में जा फंसे और मुमकिन है पूरी जिंदगी समंदर में भटकते हुए गुजर जाए। और फिर बेकरार समंदर पर जिंदगी कितनी तवील हो सकती है। ग़िज़ा खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा और इसके बाद नहायत इत्मीनान से जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी का ये अलमनाक अंजाम मुनासिब है? हरगिज़ नहीं, हम यूं मरना नहीं चाहते। तब फिर ये मेरी और निजात दहिंदा की राय है कि हम इस खूबसूरत खित्ते को अपना नया वतन बनाए। हमारे आबाओ अजदाद भी यही करते आए हैं। इन्होंने गिरोह बनाए जिनमें औरतें और मर्द शामिल होते थे और वीरानों को आबाद किया, औलादें पैदा की और शहर तश्कील हो गए। हमारे पास भी औरतें हैं जो हमसे मोहब्बत करती हैं, हमारी अपनी हैं। यह खित्ता ज़मीन खूबसूरत है, ज़ुर्रियात की दौलत से माला माल है। यहाँ पानी मौजूद है, काबिल काश ज़मीन है, समंदर है जहां से मछलियां हासिल की जा सकती हैं। जब सब कुछ मौजूद है तो फिर क्यों ना अपना लिया जाए? क्यों ना यहाँ एक नई जिंदगी का आगाज किया जाए? लोग एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरों पर कशमकश उभरी। उन्होंने उदासी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनकी निगाहें इतराफ में भटकने लगी और खूबसूरत माहौल ने उनसे सिफारिश की। तब यह के बाद दीगरी आवाजें उभरने लगी। समंदर में भटकने के बजाय इस आबादी को अपना लेना बेहतर है। समंदर में मौत सरकर्दा है, हमें रास्तों का अंदाजा ना है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम कहाँ जा निकलेंगे। मुमकिन है कोई दूसरी ऐसी सरजमीन ना मिले और हम इसके लिए काफी अफसोस मलते रहें। हमें यह जमीन अपना लेनी चाहिए। ये आवाजें चारों तरफ से उभर रही थीं। तब पोगास औरतों की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं औरतों से भी इनकी राय मालूम करूंगा, क्योंकि इन्हें भी हमारे साथ जिंदगी गुजारना है। क्या वो इस खित्ते को आबाद करना पसंद करेंगी? क्या निजात दहिंदा हमारे साथ कयाम करेगा? यह बानिया की आवाज थी। हाँ, इसने हमारी मदद के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। वो हमारा साथी है। तब हम में से किसी को ऐतराज ना है। हम खुशी से यहाँ कयाम करेंगे। और फिर सब औरतें एक राय हो गई। तब पोगास ने मर्दों से कहा, यह खित्ता जमीन है और बेहद खूबसूरत है, लेकिन हर खूबसूरत चीज का हसूल आसान नहीं होता। यहाँ की खूबसूरत जिंदगी हासिल करने में हमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मुमकिन है हमें कुछ तकलीफ से दो चार होना पड़े। मुमकिन है यहाँ कुछ भयानक खतरात पोशीदा हूँ। हमें इनसे निमटने के लिए भी तैयार रहना होगा। हम बुज़दिल नहीं हैं। तब ठीक है दोस्तों, इस बार मैंने गुफ्तगू में दखल दिया। हम यहाँ एक शानदार जिंदगी का आगाज करेंगे और मुमकिन है बाद की तारीख में चंद लोगों की यह आबादी एक हसीन शहर बनकर ठहरे। मेरी तरफ से इस शानदार फैसले की मुबारकबाद कबूल करो। हमें कदम कदम पर तेरी रहनुमाई की जरूरत होगी। लोगों ने कहा, मैं वादा करता हूँ इस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम एक पुरस्कून जिंदगी गुजारने के काबिल न हो जाओ। मैंने कहा। वो सब खुशी के नारे लगाने लगे। यूं प्रोफेसर, मेरी जिंदगी का एक और दौर शुरू हो गया। यह दौर मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं इससे कबल भी ऐसे खेल खेल चुका था। मैंने और बस्तियां आबाद कराई थी। ये दूसरी बात है कि मैं पलट कर दोबारा उन बस्तियों की तरफ न गया। लेकिन इंसान कभी उंगली पकड़कर नहीं चला है, इसीलिए वो दूसरी जानदार मखलूक से अफजल है। इसे किसी रास्ते पर धकेल दो, इसके बाद वो नई नई राहें खुद ब खुद तलाश कर लेता है। कौन जाने प्रोफेसर, मेरी आबाद की हुई बस्तियां अब किस किस नाम के शहरों में तब्दील हो गई हूं। तो मैंने इन लोगों को भी रास्ते पर लगा दिया। जरूरत की हर चीज मौजूद थी। तेज धार वाले मजबूत हथियारों से कुर्बो जवार के दरख्त काटे गए। उनकी छालों की मजबूत रस्सियां बटकर और उनको लकड़ियों में सुराख करके उनमें दूसरी लकड़ियां फंसाकर पहाड़ी के दरमियान में छोटे छोटे लेकिन आरास्ता मकानात बनाए गए, जो पोगास की रहनुमाई में सारे मर्द कुछ औरतों के साथ तामीर करते रहते थे। मैं भी इनकी मदद करता। मजबूत दरख्त गिराने में मेरा कोई सानी नहीं था और अब रफ्ता रफ्ता मेरी हैरत अंगेज गुफ्तों से वो वाकिफ हो रहे थे। अब इनके ज़हनों में ये बात पैदा होती जा रही थी कि मैं दर हकीकत को गैर मामूली शय हूं। मैं मजबूत रस्सों को दरख्तों में फंसा कर उन पर अपनी कुव्वत सर्फ करता और देखने वाले दरख्तों की बेबसी का तमाशा हैरत और खौफ से देखते। तनावर दरख्त जड़ों से उखड़ आते और अंगुश्त बदनदार रह जाते। फिर मैं इन वजनी दरख्तों को कंधों पर रखकर उनके सामने ला डालता था
और वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करने में मसरूफ हो जाते। इसके अलावा मैंने एक काम और किया था। मैंने एक टुकड़ा जमीन खुदवा कर उसमें एक अजीम उशान अलाव तामीर करवाया था और दरख्तों की खुश्क लकड़ियों की कमी नहीं थी। चुनाचे ये अलाव एक हफ्ते के अंदर अंदर रोशन हो गया और आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। आग मेरी भी जरूरत थी, लेकिन इसके रोशन करने की एक और वजह भी थी, वो ये कि रात में भी दूर दूर तक रोशनी रहे और कुर्बो जवार के माहौल पर निगाह रखी जा सके। इस पुरअसरार वजूद के तसव्वुर को मैं अभी तक फरामोश नहीं कर सकता था और इससे होशियार रहना चाहता था। गो इसके बाद इसका कोई निशान नहीं मिला था। एक चांद गुजरा था। अब पहाड़ के दामन में छोटे छोटे खूबसूरत मकानात मुकम्मल हो गए थे। हर जोड़े के पास एक मकान था और वो इसमें बहुत खुश था। जहाज की ग़िज़ा, इसमें मौजूद दवाएं अभी काफी दिनों तक साथ दे सकती थी, लेकिन मकानात मुकम्मल होने के बाद मैं फौरी तौर पर इन्हें ग़िज़ा के हसूल के लिए आमादा करना चाहता था। चुनाचे एक रात पोगा से गुफ्तगू करके मैंने काश्त की तैयारियां शुरू करा दी और दूसरे दिन से काश्तकारी शुरू कर दी। मेरी हदायत के मुताबिक जमीन तैयार की जाने लगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वहां बीज डलवा दिया। यूं ये काम भी मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही दूसरे काम भी हो रहे थे। मेरी परस्तार लड़कियों ने मेरी एक रात भी खाली नहीं जाने दी। मर्दों को इसका इल्म हो गया था, लेकिन किसी एतराज न था। दुबली पतली लड़की अबानिया मेरी तवक्का के खिलाफ बेहद जानदार साबित हुई थी और मैं इस पर खुसूसी तवज्जो देता था, जिसकी वजह से वो बहुत मसरूफ थी। अब लोग एक लगे बंदे असूल के तहत काम करते थे। सबके सपुर्द उनकी जिम्मेदारियां थीं। कुछ समंदर से मछलियां पकड़ कर लाते थे, कुछ खेतों पर काम करते थे, कुछ मकानात को दुरुस्त करते थे। हर शख्स मसरूफ था। बहुत सी औरतें हामला हो गई थी और उनके पेट निकलते आ रहे थे। जिनकी औरतें थीं वो बहुत खुश थे और अपने आने वाले मेहमानों के लिए तैयारियां कर रहे थे। यूं प्रोफेसर 8 चांद गुजर के अब सब एक प्रोग्राम के तहत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर एक मसला आन खड़ा हुआ। जहां कुछ लोग होते हैं वहां कुछ झगड़े भी होते हैं, लेकिन दुश्मनी किसी ने किसी से नहीं की थी। झगड़े तय कर दिए जाते और फिर पहले किसी फिजा पैदा हो जाती। लेकिन इस बार एक नया मसला पैदा हो गया। यहां पर सारे मसाइल हल हो गए थे, लेकिन लिबास का मसला बाकी था। कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे लिबास तैयार किए जा सकते। लोगों के जिस्मों पर जो लिबास थे वो अब चीथड़ों में बदल चुके थे। जानवर भी मौजूद नहीं थे जिनकी खाले काम आ सकती, ना ही ऐसे दरख्त थे जिन्हें किसी हैसियत से लिबास के हसूल का जरिया बनाया जा सकता। तंदुरुस्त और तवाना इंसान लिबास के बगैर भी जी सकते थे, लेकिन नौमौलूद बच्चे वो मौसम से महफूज रहने के लिए बहरहाल लिबास की जरूरत रखते थे और झगड़ा इसी बात पर हुआ था। बशकाना ने कुछ फटे हुए लिबासों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें वो अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए महफूज रखना चाहती थी, लेकिन इसमें दरों का लिबास भी था और खुद दरों को भी अपने होने वाले बच्चे के लिबास की जरूरत थी। चुनाचे दोनों में झगड़ा हो गया और नौबत छीना झपटी तक पहुंच गई। यहां तक कि दोनों गुत्थम गुत्ता हो गई और वैशी बिल्लियों की तरह लड़ने लगी। दोनों के चेहरों और जिस्मों पर खराशें आ गई। तब उनके मर्दों को इत्तला मिली और वो भी एक दूसरे के मुकाबले आ गए। दोनों ने हथियार उठा लिए थे, लेकिन फुगास ने सख्ती से मुदाखलत की और किसी नाखुशगवार वाक़े को ना होने दिया। मामला मेरे सामने पेश किया और मैं भी सोच में गुम हो गया। दर हकीकत प्रोफेसर मुझे बच्चों वगैरह को कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन बहरहाल इनके एहसासात को समझता था। हमारे पास इसका क्या हल है अशूल? मेरे ज़हन में कोई बात नहीं आई। हाँ, लिबास का हसूल मुश्किल है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, लेकिन पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए वो जरूरी है। तब मेरे जहन में एक तरकीब आई है। पोगास, वो क्या? अपना लिबास उतार दो पोगास, मैंने कहा। मैं नहीं समझा शोले, तुम्हारी औरत कहाँ है? घर में मौजूद है। जाओ पोगास, कल सुबह हम एक नई रस्म का आगाज करेंगे। सबसे पहले तुम और तुम्हारी औरत बरसे आम लिबास उतारेंगे और फिर सबसे अपील करोगे कि वो लिबास का इस्तेमाल उस वक्त तक कर दें जब तक हम लिबास हासिल करने के काबिल ना हो जाए। जमाशुदा लिबास तहवील में ले लिए जाएं और इनसे उन बच्चों के लिबास तैयार किए जाएं जो पैदा होंगे। ये लिबास वो बच्चे उस वक्त तक इस्तेमाल करेंगे जब तक वो मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने के काबिल ना हो जाए, और फिर वो लिबास दूसरे बच्चों के लिए रख दिए जाएं। अगर लिबास के कुछ टुकड़े औरतों और मर्दों के जरिए हिस्से पर रख दिए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाहिर है वो ज्यादा दिनों तक न चल सकेंगे। लेकिन इस तरह कम अज कम लोग बरहनगी बर्दाश्त करने के आदी हो जाएंगे। पुगास किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी और वो मेरी तरफ देख लगा। क्या सोच रहे हो पुगास? मैं इस बरहनगी के असरात पर गौर कर रहा था शोले। इसके बारे में ना सोचो पुगास। इंसान की इब्तिदा इसी अंदाज में हुई थी। मैंने वो दौर भी देखा है। इस दौर में ज्यादा आसानियां थी। मैं नहीं समझा शोले, पुगास ने ताज्जुब से कहा। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की पुगास, वरना तुम समझ जाते। बराए करम मुझे इन जुमलों का मतलब बताओ आशौले। मैंने जो कुछ कहा है इसका मतलब वही है। मैंने इंसान का इब्तिदाई दौर देखा है, जब वो पहाड़ों में रहता था, बरहना फिरता था और तहजीब से इसका कोई वास्ता नहीं था। तुमने? पुगास ने हैरत से देखा। हाँ पुगास, तुम मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं सदियों से जिंदा हूं, मैं हर सदी में रहा हूं। तुम मुझे एक बूढ़ा मुसाफिर कह सकते हो। बड़ी हैरत अंगेज बात कही तूने आशौले, लेकिन तू झूठ नहीं बोलता, ये कैसे मुमकिन है? मेरे जिस्म ने सदियों की सौबतें झीली हैं। मैं फौलाद से ज्यादा सख्त हूँ। आग मेरे जिस्म की खुराक है। मेरे तजर्बे को कौन चैलेंज कर सकता है? मेरी जरूरत एक, और यकीन कर ले कि मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन मेरा राज तुझ तक रहे तो ठीक है। इस तरह दूसरे लोग बिला वजह मुझे माफूकुल फितरत समझने लगेंगे
और अपना और मेरा वक्त बर्बाद करेंगे, लेकिन तुझे ये जानने की जरूरत है ताकि तू मेरी बात पर गर्दन झुकाकर सोच में न पड़ जाया करे। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। मैं शर्मिंदा हूं शोले, शायद तू नाराज हो गया, उसने मेरे साथ चलते हुए कहा। नहीं, मेरे जिस्म को आग की तलब महसूस हो रही थी। इसके साथ ही अगर तू मेरे बारे में जान ले तो ये भी अच्छी बात होगी। आग की तलब? पुगास और हैरत ज़दा हो गया। तब मैंने खामोशी इख्तियार की और फिर मैं उसे लिए हुए देखती हुए अलाव के पास पहुंच गया। पुगास की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तवील अरसा गुजारने के बाद मैं गुस्ले आतिश करता हूँ। आग की हरारत मेरे जिस्म को नई जिंदगी बख्श देती है और यह मेरी तवील जिंदगी का राज है। मैं तुझे इसका सबूत देने जा रहा हूँ। तो क्या तू आग से गुस्ल करेगा शौले? पुगास ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ मेरे दोस्त, मेरा इंतजार कर, मैंने कहा। और उससे पहले कि पुगास मुझे रोकने की कोशिश करता, मैंने दौड़कर देखते हुए अलाव में छलांग लगा दी। खौफनाक शोले मेरी तरफ लपके। उसके साथ ही पुगास की दिलदोज चीखें सुनाई दी और मैं हंस पड़ा। पुगास के ख्याल में हसीन और मुदब्बिर आशौले हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया था। वो एक अदर रहनुमा से हाथ धो बैठे थे। शायद इस रहनुमा के दिमाग की कोई कल ढीली हो गई थी। ये पागलपन नहीं था और क्या था, लेकिन आग मेरी सदियों की दोस्त मेरी रूह को गुस्ल दे रही थी। मेरे जिस्म में लतीफ कुव्वत समो रही थी और रोशन आग में पागलों की तरह मुंह फाड़े किनारे पर खड़े पुगास ने मुझे देखा तो मैं शोलों को अपने जिस्म पर मल रहा था। आशौले, आशौले, उसकी डूबती हुई आवाज उभरी। मैं अभी वापस आ जाऊंगा मेरे दोस्त, मेरा इंतजार कर, मैंने चीख कर कहा। लेकिन मेरी आवाज अभी उसे समात का धोखा ही लगी होगी। मेरा हेवला भी उसे नजर का वहामा महसूस हुआ होगा। हाँ, इस वक्त उसकी हालत काबिल दीद थी जब मैं चांद की तरह चमकता हुआ सुनहरा बदन लेकर उसके पास पहुंचा। मेरे अंग अंग से जवानी रस रही थी। मैं ताकत के नशे में मस्त हो रहा था। आशौले, पुगास की दिमागी कुव्वतें जवाब देने लगी। ये मेरे बयान की तस्दीक है मेरे दोस्त, मैं तेरा साथी हूँ। मेरी आंखों में सदियां सजी हुई हैं। मैंने इर्तिका की बेशुमार मनाजिल देखी हैं, इसलिए मेरी बात बिला चूचराम मान लिया कर। सो वही होना चाहिए जो मैंने कहा है। वापस चले।